हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई एक्सप्रेस। मैं जतिन आपका स्वागत करता हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैनल का ये पहला लेक्चर, जिसका नेम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी फॉर क्लास 10th। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें पढ़ना क्या है, हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हमें फालतू चीज़ें जो हमें पढ़ना ही नहीं है वो पढ़ें क्यों? तो वही पढ़ेंगे जो पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है। एक्स्ट्रा पढ़ के करना भी क्या है, बस सिंपल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आपका रिसोर्स के बारे में पता चलेगा और टाइप्स ऑफ रिसोर्स बताएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स और रिसोर्स प्लानिंग, और लैंड रिसोर्स होते हैं और सॉइल एज अ रिसोर्स। तो इसमें थोड़े छोटे टॉपिक्स मेंशन भी हैं। ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके जो आपके 2023 के जो सिलेबस में आने वाले हैं, जो आ ही रहे हैं एक्चुअली। तो फाइनल एग्ज़ाम में ये आपके टॉपिक्स आएंगे, ये वही है। पूरा हमने सिलेबस यहाँ पे क्या है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो रिसोर्स क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर नेचर environment which can be used to satisfy our needs। हमारे एनवायरनमेंट में हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें। लेकिन वो क्या है? जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजिबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वही रिसोर्सेज हैं। अगली चीज़ है कि रिसोर्स को क्लासिफाइड भी किया है। सो रिसोर्स यहाँ पे 4 तरीके से क्लासिफाइड हैं: ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑरिजिन में आते हैं आपके बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफस्टॉक एट्सेट्रा। बायोटिक को हम एक और चीज़ से समझ सकते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग बींग्स और जो रिसोर्सेज हैं, वो बायोटिक में आते हैं, और जो नॉन लिविंग हैं वो अबायोटिक में आते हैं। इसका अपोजिट है। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये बायोटिक में आते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक, सॉइल, वाटर, माउंटेन, रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स, ये सब किस में आते हैं? ये अबायोटिक में आते हैं। ठीक है, सो ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के हो गए। अब आते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ये आपके क्लास 8th में भी आ चुके हैं, 9th का मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन 8th में ये आ चुके हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, सो मैंने पढ़े हैं एक्चुअली। सो रिन्यूएबल क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल सोलर एंड वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। ठीक है, तो वही है जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, जो रिन्यूड किए जा सकते हैं या रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन 3 प्रॉपर्टी से: फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। ठीक है, वो रिन्यूएबल है। जैसे सोलर एनर्जी हो गई आपकी, वाइंड एनर्जी हो गई, ठीक है, और जियोथर्मल और एनर्जी हो गई। ठीक है, अब आते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक्वर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। दिस स्टेट मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन। ये रिसोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहते हैं, इनको कोई भी नुकसान नहीं होता। वो रिसोर्स हैं, यानी एक्सपायर्ड नहीं होते एक्चुअली। तो जैसे कि आपकी गैस हैं, ठीक है, न्यूक्लियर है, कोल है, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, एनर्जी। तो ये सारे आपके नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। अब आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के 2 रिसोर्स नहीं है, जहाँ पे आई थिंक 4 रिसोर्सेज हैं: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। सो इंडिविजुअल हैं आपके, इंडिविजुअल रिसोर्स आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। एग्जाम्पल हैं आपके मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्स आपके क्या होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्स आपके वो होते हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मेनी फार्मर, जिनका खुद का एक खेत होता है जिसमें वो खेती करते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा उनको दिया गया होता है। ठीक है, तो वो उनका वो ओनिंग खेत हो, मतलब ओन खेत होता है, वो खुद का ही होता है। ठीक है, तो उस पर खेती करता है, जो खेती करता है, जो फसल होती है उसको हार्वेस्ट करने के बाद वो क्या, वो गवर्नमेंट को देते हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करती है
कि उसके बदले उनको पैसे देते। तो ये है इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, ठीक है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट तक जाता है, ठीक है, पेमेंट अगेन रेवेन्यू, ठीक है। फिर आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी ओन रिसोर्स आर रिसोर्स विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, एग्जांपल विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, ठीक है। अगली चीज़ है आपका नेशनल। अब नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली all the resources belong to the nation. The country has legal power to acquire even private property for public good. और फिर ऐसे ही इंटरनेशनल रिसोर्स आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution. तो समझ में आया आपको? अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे दो हैं, पोटेंशियल और डेवलप्ड। तो पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं आपके विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बी यूटिलाइज, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया particularly Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of the wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. देखो, गुजरात और राजस्थान में वाइंड और सोलर एनर्जी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, रण और एक कच्छ नाम की जगह है गुजरात में, तो वो इतनी तरह से डेवलप्ड नहीं है। राजस्थान में आप देखें डेजर्ट है, वो इतनी तरह से डेवलप्ड नहीं है, पूरा राजस्थान इतनी तरह से पूरे तरह से डेवलप्ड नहीं है। लेकिन उसी मुकाबले में डेवलप्ड में क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स which are surveyed and their quality and quantity has been determined for utilization, को यूटिलाइज किया जा सकता है, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। अब आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। सो रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ह्यूमन बींग्स यूज दैम indiscriminately and this had led to the following major problems. इसकी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन डेवलपमेंट रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या ह्यूमंस को गिफ्ट में दिए नेचर के द्वारा फ्री में, मुफ्त में, लेकिन लोग क्या उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो फ्री की चीज़ को समझते हैं ये फ्री की है तो चलती रहेगी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अगर इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर हमने इसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं की, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये कोई नहीं सोचता है, ठीक है। तो क्या होंगे, कौन मेजर प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे दिए हैं, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड फॉर फ्यू इंडिविजुअल, ऑब्वियसली accumulation of resource in few hands which is turned divided the society into the two segments, have and have nots, rich and poor। obviously resource क्या है, ये अभी भी होता है, ये तो आगे की बात है, ये अभी भी होता है कि रिच के पास ज़्यादा रिसोर्स हैं, पुअर के पास कम रिसोर्स हैं, जिसका हैव और हैव नॉट, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तो ये अभी भी होता है और ये आगे भी होगा। Indiscriminate exploitation of resource has led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। So जो हम अभी फॉलो करते हैं वो हम आगे फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात अगर हम मान के चलें तो अच्छी बात है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी और अर्थ भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग फैलाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किससे फैलती है, एसी से फैलती है, सभी जानते हैं। और एग्जांपल मुझे पता नहीं है, मैं तो एसी का बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दे दिया, सबसे बड़ा एग्जांपल है एसी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग फैलती है। बेटा कूलर में सो जाया करो। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ओजोन लेयर डिप्लेशन होती है, जिससे कि क्या है, गर्मी बढ़ जाती है। फिर लोग कहते हैं गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन उन्हें नहीं पता गर्मी बहुत क्यों है, क्योंकि ओजोन लेयर में आपने छेद कर दिए हैं ग्लोबल वार्मिंग कर करके। दैट्स वाई इतनी गर्मी पड़ती है, क्योंकि ओजोन लेयर क्या होती है, सूरज की किरणों को डायरेक्ट अर्थ पर पड़ने से रोकती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो अर्थ भी नहीं होती, आप नहीं होते, आप होते चिकन टिक्का जो भुजे हुए। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या है, रिसोर्स की प्लानिंग क्या है इंडिया में, ठीक है, वही देखते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन and inventory of resource across the regions of the country. This involves surveying, mapping and quantitative or qualitative estimation and measurement of the resources. Evolving a planning structure endowed with appropriate technologically
skill and institutional setup for implementing resource development plans, matching the resource development plans with overall national development plans. रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे होती है? सोलर एनर्जी से। रिसोर्स कहाँ से, मतलब रिसोर्स एनर्जी हम कहाँ से लाते हैं? वाइंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है। अब जो डैम्स देखते हैं आप, रोकते हैं डैम्स क्या, पानी के बहाव को करने, लेकिन नहीं, उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे बॉर्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ का जन्म लेती है, तो वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का रिप्रोडक्शन चलता है ऑब्वियसली। रिप्रोडक्शन मैं नहीं पढ़ाता, रिप्रोडक्शन कोई और टीचर पढ़ाएगा आपको। सो ठीक है, तो मैं रिप्रोडक्शन वाली बात नहीं कर सकता, सॉरी। सो वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जिसमें रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में इस तरह से होती है, ठीक है। इन्वॉल्विंग द स्ट्रक्चर इंडोर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकली स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब रिसोर्स कंजर्वेशन भी करने जा सकते हैं, करे जा सकते, क्या है, करे जाएंगे और करते हैं। तो रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पोर्टेंट। रिसोर्स का क्या है, वेरियस लेवल पर कंजर्वेशन होना चाहिए। तो गांधी जी ने एक बात कही है, यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। तो इस बात में आपको मतलब पता चला कि गांधी जी वॉज apt in voicing his concern about resource conservation in these words: there is enough for everybody need and not for anybody greed। सबके लिए बहुत है, ज़्यादा ज़रूरत उतनी ही है जितनी चाहिए, एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए। तो हमारे लिए जो भी है हमारे पास बहुत है, ये सोच के चलो तो अच्छी बात है। इसका मतलब, एक्चुअल मतलब ये है। अगर आप इसका हिंदी निकालेंगे ना तो कुछ और ही मतलब आएगा, लेकिन एक्चुअल मतलब इसका यही है। Resources are vital for any development activity to overcome the problems of irrational consumption and overall utilization of resources. Resources conservation at various level is important. Obviously, जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है, resource conservation at various level is important and very important कि हर रिसोर्स में उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। At international level, resource conservation was advocated in 1968 at Club of Rome. And in 1987, the Brundtland Commission report extensively mentioned and the necessity of resource का कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आगे वाली हमेशा कंजर्वेशन और डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थर्ड जनरेशन को लेके चलता है। तो कंजर्वेशन भी होगा तो थर्ड जनरेशन के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा थर्ड जनरेशन के लिए रिसोर्स का यूज़ करना। तो अभी से बचाव करेंगे, थर्ड जनरेशन भी बचाव करेगी, तो ऐसे कैसे करके पीढ़ी से पीढ़ी क्या है, रिसोर्स का बचाव होता रहेगा, तो सबकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होती रहेंगी, बस। और क्या है, रिसोर्स का ये काम है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करना ऑब्वियसली। अब आते हैं आपके लैंड रिसोर्स। सो लैंड रिसोर्स क्या होते हैं? लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ लिमिटेड, सो इट नीड्स टू बी यूज्ड विद द केयरफुल प्लानिंग। Indians geographical area comprise of variety of relief features. That 43% planned land area for agriculture and industries, 21% plateau which is source of mineral, fossil fuels and flora, and 30% of mountain। तो लैंड रिसोर्स क्या है? इंडिया का जो लैंड रिसोर्स है वो इस तरह से कवर है इंडिया का, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, हाँ इंडिया का रिसोर्स नहीं, ये पूरा उसका ही रिसोर्स है, अर्थ का। सो लैंड रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचुरल लिमिटेड वैरायटी फीचर, जिसमें 43% लैंड एरिया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पे कवर है, 27% मिनरल सोर्स फॉसिल फ्यूल फॉरेस्ट पे कवर है, और 30% क्या है, माउंटेन पे कवर्स है। अब 43% में लैंड एरिया और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, जो वगैरह वगैरह फलाना ठिकाना जो भी आप करते हैं। अब पूरी अर्थ का 30% लैंड है जिसमें सब कुछ आ जाता है, रहते हैं, माउंटेन फलाना ठिकाना, और बाकी 70% क्या है आपका, वाटर, पानी ही पानी है। लेकिन वो पीने लायक नहीं है। लोग सोचते हैं पानी बहुत है, पीने लायक बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। ये मत सोचना कि समुद्र इतने सारे हैं, बहुत सारा पानी है, कमी नहीं होगी, नहीं, पानी की कमी बहुत होती है, उसको आप डायरेक्ट नहीं पी सकते। तो लैंड यूटिलाइजेशन पे आ जाते हैं। लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द मेनी पर्पसेस सच एज फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फॉलो लैंड्स, नेट सोल एरिया। तो लैंड यूटिलाइजेशन आप भी तो कुछ इस तरह से किया जाएगा जैसे कि आप
ब्लू वाला देख सकते हैं फॉरेस्ट है 8.05%, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ठीक है। फिर डार्क हल्का ग्रीन है बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, जहाँ पे कल्चरेबल नहीं है। परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स, लैंड अंडर मिसलेनियस आर ट्रीज एंड क्रॉप्स, कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी होते हैं आपके, वेस्ट लैंड में आपके डेजर्ट वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। कच्छ और इंडिया की बात में करें तो ये इंडिया का ही है, ठीक है। फॉलो लैंड्स अदर देन करंट, ये इंडिया का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का है, ठीक है। करंट फैलो नेट सोर एरिया और 51.85%, ये आपका स्टैटिस्टिक्स है। इज इट अंडरस्टैंड? तो यही आपका लैंड यूटिलाइज, लैंड को इस तरह से यूटिलाइज किया गया है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड फॉलो लैंड नेट सोन एरिया। तो लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर मेनी पर्पसेज सच एज फॉरेस्ट, ठीक है। तो हर जगह लैंड का बहुत जहाँ पे यूज़ है, और यूज़ क्या है भाई, यूज़ तो होगा ही, रह रहे हैं जहाँ जगह पे। सो अगली चीज़ आती है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी एट्सेट्रा, as well as human factors like population density, technologically capability and culture and traditions, etc. So total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. Out of this, the land under permanent pasture has decreased in India. Land use data is available for only 93% of total area between 1960 to 61 and 2014 to 15. Major changes took place in land use pattern in India. For example, most of the other than current fallow land are of poor quality and their cost of cultivation is very high. The pattern of net zone area varies greatly from one state to another. Forest area in India is far lower than desired 33% of geographical area। सॉरी यार, आज मुझसे बहुत गलती हो रही है, पहला लेक्चर है, बोलने में भी इतनी गलती हो रही है। वैसे मेरी रीडिंग कितनी अच्छी है मैं क्या बताऊँ, खुद से तारीफ़ कर रहा हूँ, सबको दिख रही होगी कितनी अच्छी रीडिंग है। सॉरी गाइस। सो वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, arid and deserts areas, and land for the other non-agricultural uses include settlements, roads, railways, industries, etc. So land use pattern यहाँ पे लैंड का यहाँ पे हर तरीके से यूज़ किया गया है, रेलवे, रोड, सेटलमेंट, इंडस्ट्री, फलाना ढिकाना व्हाटएवर, सब में क्या है लैंड का इस तरह से यूज़ किया गया है। सो गाइस चैप्टर यहीं ख़त्म नहीं होता है, अभी आपके बहुत टॉपिक रह गए हैं, सॉइल एज अ रिसोर्स रह गए हैं, लैंड का डिग्रेडेशन रह गया है, तो कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं। तो अभी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जो कि इसी वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये पूरी वीडियो एक साथ ही आएगी, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, पार्ट 2 भी आ जाएगा, दोनों देखिए। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो, चाहे गाली ही लिख दो, कमेंट तो कर दो यार, कुछ तो कर दो, ठीक है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, कि बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स आपके पास आने वाले हैं। पहला लेक्चर है ये, ट्यूटोरियल लेक्चर भी कह सकते हैं, तो ये हमारा पहला लेक्चर है। तो मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस पहले चैनल में, क्योंकि ये हमारी नई शुरुआत है, चैनल बनाया है।